हाय एवरीवन, द ड्रीमर में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल पोस्ट किया था कि हमारे प्रोफाइल पे, द ड्रीमर के प्रोफाइल पे आज एक बेहतरीन अभिनेता आपके सामने आने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआत जो है थिएटर से की थी और आज वो बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम बना रहे हैं। साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं पहले भी थोड़ी देर से मैं आया हूँ, तो उनको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लाइव सेशन में बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करूंगा मैं इस सेशन में। द ड्रीमर में फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं बुलाता हूं देवरतन सिंह भैया, आप आए। Thank you. So, thank you so much, राहुल। सम्राट उपाध्याय, आप मुझे ड्रीमर के इस लाइव इवेंट में बुलाए। थैंक यू सो मच। और आपको पहले भी बुला था मैं। एक्चुअली मैं दर्शकों में आपको बता दूं कि जो मैंने द ड्रीमर का वर्कशॉप किया था, मैं इनको इनवाइट किया बड़े भाई को कि आप आइए, लेकिन इनकी शूटिंग उस समय चल रही थी दरबार की, और right. जिस कारण से आ नहीं पाए, अटेंड नहीं कर पाए। उसमें बहुत सारे फैकल्टी, पटना के रिनॉन्ड सुब्रत भट्टाचार्य सर भी आए हुए थे उसमें वर्कशॉप में। लेकिन आज देखिए कि मेरे लिए गुड टाइम्स द ड्रीमर के लिए मतलब खुशी का पल है कि इन्होंने अपना वक्त निकाला और आज हमारे बीच हैं मौजूद। तो इनसे खास बातचीत आज करेंगे। बहुत सारे प्रश्न मैंने रखे हैं इनके लिए, और उनसे बातचीत में आपको भी पता चलेगा कि जो चीज़ें मतलब जो प्रोसेस होती है इंडस्ट्री की, वो कौन से प्रोसेस से गुजरना होता है, इनकी जर्नी क्या रही और क्या क्या प्रिपरेशन रही, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो भैया आप ये बताएं मुझे कि आपने शुरुआत कहाँ से किया, एक्टिंग की शुरुआत आप कैसे किया? मैं पहले गोल्ड जिम का पर्सनल ट्रेनर हुआ करता था। तो 2011 से 13 तक मैं ट्रेनर रहा, और फिर 13 में मुझे ऐसा लगा कि मेरा यहाँ दम घुट रहा है, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई एक्टिंग की। अभी 2013 से शुरू करके 2020 हो गया। अभी मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मेरे आने वाले भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि महाभारत है अमिताभ बच्चन साहब के साथ, और चेहरा इमरान हाशमी सर के साथ है, और अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया है दरबार रजनीकांत सर उसमें। हाँ जी, बिल्कुल। तो 2013 से मैंने शुरू किया। 2013 में मैं विस्तार में एडमिशन लिया, विस्तार से ही मेरा विस्तार हुआ, और विस्तार के डायरेक्टर थे मिस्टर नीरज। मिस्टर नीरज के डायरेक्शन में हम लोग काम किया करते थे, और जहाँ तक मुझे याद है कि आप भी उसी वक्त आए थे। पटना रंगमंच में आपकी भी इंटरव्यू उसी वक्त हुई थी। हाँ, तो गोल्ड जिम छोड़ने के बाद मैं पटना रंगमंच में आ गया। रंगमंच में मैं नाटक पे नाटक किया जा रहा था, लेकिन देयर वाज नो टेक्निक। द टेक्निक वाज लैकिंग। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कैसे प्रोजेक्शन, डायरेक्ट डिलीवरी, डिक्शन एंड ऑल दैट थिंग्स, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जो भी मोटा मोटी मुझे गाइडेंस मिला, उसके बिना पे मैंने कुछ नाटक किए। फाइनली मैं रागा पहुंच गया। रागा, हाँ, मैंने और भी संस्थाओं के साथ काम किया है, जैसे कि रागा, कला जागरण, इवन संजय उपाध्याय का निर्माण कला मंच, इन सब के साथ मैंने काम किया है। और निर्माण के साथ अपने कौन सा नाटक किया? निर्माण के साथ मैंने धरती आबा किया। हाँ जी, धरती आबा में मैं भारत रंग महोत्सव में गया था, जो कि कमानी में शुरू हुआ था दिल्ली। तो निर्माण कला मंच के साथ मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रुका, लेकिन रागा के साथ मेरा अच्छा जुड़ाव रहा। करीबन 2-3 साल तक मैंने वहाँ लगातार काम किया, और फिर हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूम घूम कर शोज करने लगे। तो नुक्कड़ नाटक से मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूम घूम के शो करने लगा। मुझे लगा कि मेरा ग्रोथ हो रहा है, आई एम ग्रोइंग। सडनली मुझे जो रागा के डायरेक्टर है रणजीत कुमार, तो मेरे गुरु भी हैं, और उन्होंने मुझे गाइड किया कि यू शुड अप्लाई फॉर यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप। मैंने अप्लाई किया, मैंने एनएसडी पे अप्लाई किया, लेकिन एनएसडी में 2014 में मैंने अप्लाई किया था। 2014 में मैंने वर्कशॉप तक पहुंचा, लेकिन वर्कशॉप में एलिमिनेट हो गया। और लेकिन देखिए, किस्मत को कुछ मंजूर था, एनएसडी में ना हो सका, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट का एक
जो यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ओनली 40 बॉयज वर सिलेक्टेड ऑल फ्रॉम थिएटर कैटेगरी फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। आई वाज वन ऑफ देम। आई गॉट a scholarship of ₹5,000 per month। लेकिन वो मंथ ही नहीं आ रहा था, वो 6 months का एक पैकेज बन के आ रहा था। 30,000 रुपये आपके अकाउंट में हर 6 महीने पे मिलेंगे। तो 30,000 मुझे मिलते थे। मैंने 30,000 जोड़ करके एक शो कर दिया, मालगुड़ी डेज मैंने एक शो किया था। मैंने देखा था वो। हाँ जी, जो कि बेहतरीन लगा मुझे, जो कि सोलो था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राधा का ही प्रोडक्शन था। फिर वहां से मुझे लगा कि अब मुझे स्विच कर जाना चाहिए। तो वही पैसे जो स्कॉलरशिप के पैसे थे वही लेकर मैं बॉम्बे की तरफ निकल पड़ा। बॉम्बे जाने के बाद, बॉम्बे की अलग ही कहानी है दोस्त। अच्छा, बॉम्बे की जो कहानी है वो बहुत ही स्ट्रगल भरी है। और मुझे, मेरा वहाँ कोई गॉडफादर नहीं था कि मैं किसी के पास जा रहा हूँ, कोई मुझे गाइड कर देगा। मुझे इवन ये भी नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं, वेयर आर द ऑडिशंस गोइंग ऑन। अच्छा, मैं आता हूँ। पहले मैं थिएटर की ओर रुख करता हूँ, उसके बाद मैं फिर बॉलीवुड की ओर आऊँगा कि आपके रास्ते, आपकी जर्नी क्या थी। तो मैं थिएटर से बात कर सकता हूँ आपसे? अच्छा, तो थिएटर की ट्रेनिंग के दौरान जैसे कि लोग की धारणा है, सोचते हैं कि एनएसडी जाओ, एमपीएसडी जाओ, बीएनए जाओ, ठीक है, राइट। तो आपने एनएसडी दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मतलब आपके मन में कुछ ऐसा सवाल था कि मैं एनएसडी मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं एक्टर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, ऐसा कुछ? देखिए, मैं बहुत निराश हो गया था। और सच पूछे तो मैं उस दिन की बात बताता हूँ आपको। जिस दिन मेरा लिस्ट वो आउट हुआ कि टॉप 26 ये है। पहले एनएसडी में सिलेक्शन कैसे होता है मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। पहले वो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है जिसमें कि पीटी बोलते हैं उसको। पीटी बोलते हैं। और उसमें 100 बॉयज एंड गर्ल्स को सेलेक्ट करके वर्कशॉप के लिए एनएसडी लाया जाता है। वर्कशॉप 5 दिनों का होता है। मैं टॉप 100 में तो आ गया था। पीटी में मैंने क्रॉस कर लिया। पीटी के बाद वर्कशॉप में जब मैं गया तो वर्कशॉप में इंटेंस, मतलब एक मुझे ऐसा लगा कि जैसे कपड़े को कैसे ऐसे निचोड़ते हैं वैसे आपको निचोड़ दिया गया और आपके अंदर जो भी है, व्हाटएवर इज इनसाइड यू, जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम योर बॉडी। ऐसा करके कुछ मुझे फील हुआ और मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया फाइनली। मे बी आई वाज नॉट एलिजिबल इनफ। उस दिन जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा रिजर्वेशन था, लेकिन मैं रिजर्वेशन बोगी में नहीं बैठा। आई डोंट नो व्हाई मैं रिजर्वेशन बोगी में नहीं बैठा, मैं जनरल बोगी में बैठा, जहाँ की बिल्कुल एकदम ठसम ठस भीड़ है और बहुत गर्मी और बहुत कष्ट से मैं आया जानबूझ के। वो चुना मैंने, आई डोंट नो व्हाई। अंदर दुख भी बहुत ज्यादा था। अंदर दुख इतना ज्यादा था कि मुझे लगा था कि मैं तो अब क्विट कर दूंगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन उसी साल की बात है कि मुझे सीसीआरटी में स्कॉलरशिप मिला। हाँ, सीसीआरटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिला और फिर मेरे अंदर एक नया उत्साह जागृत हो गया कि मैं करूंगा और करता रहूंगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि एक एक्टर जो अपने आप को तैयार करता है तो स्कूल का क्या इफेक्ट है, उसका ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट है? अगर वो मान लीजिए कि उसका एनएसडी नहीं हुआ या वो ड्रामा स्कूल नहीं जा सका, तो क्या वो अपने रास्ते बना सकता है, अपनी मंजिल को पा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं कि अरे मेरा तो एनएसडी नहीं हुआ, पीएचडी नहीं हुआ, तो मैं कैसे मतलब आगे का जो इसका पैटर्न है, जो रास्ते हैं उस पर चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा? क्योंकि देखिए, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है थिएटर फील्ड्स को कि मतलब लोग समय देते हैं, लेकिन जो आउटकम है, जो रिसोर्सेस है वहाँ पे, उसका रेवेन्यू जनरेशन है, पैसा जो, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए। अगर मैंने टाइम दिया और वहाँ से आउटपुट नहीं आ रहा है तो फिर ये भी हो सकता है कि बाद में आप अपने आप को कोसेंगे कि मैंने मेहनत किया और मेहनत बेकार हो गया। तो वो मतलब इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा एनएसडी, एमपीएसडी इस तरह की कोई भी संस्थान जो मुझे की प्रशिक्षण देती है पर वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं कैसे आगे रास्ता बनाऊँ, मैं बना सकता हूँ या नहीं? हाँ, तो ये आम मतलब 80% लोगों का ये अभी जो विचारधारा है और वो लोग के साथ ऐसा हो रहा है।
इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि क्योंकि आपने इसी रास्ते से होकर आपका नहीं हुआ सिलेक्शन और आपने अपनी बदौलत अपनी रास्ते बनाए। आपने अभी दरबार मूवी किया, आपने बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्म कर रहे हैं, सीरियल्स आपने बहुत सारे किया, तो ये रास्ते कहीं ना कहीं उस रास्ते से होकर आए हैं। उस रास्ते से वो रास्ता कौन था और वो रास्ते कैसे होते हैं, उसके बारे में थोड़ी जिक्र करें आप। देखिए, अगर मेरा व्यक्तिगत अगर सुझाव आप अगर सुनना चाहें तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, आपने बहुत सारे नाटक पढ़े होंगे, आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, सब में एक हीरो होता है। हीरो में किसी स्पेसिफिक सलमान खान, शाहरुख खान, ऐसा कोई हीरो जो कि मेल आर्टिस्ट होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हीरो कैन बी अ स्टोरी, हीरो कैन बी अ फीमेल आर्टिस्ट, एनीबडी कैन बी अ हीरो। तो मैं पूछता हूँ आपसे एक सवाल कि हीरो का हीरोइज्म कहाँ छिपा होता है? ये तो फिर उसके वर्क पे डिपेंड करता है। मैं बताता हूँ आपको, हीरो का हीरोइज्म विलन के पीछे छिपा होता है। विलन के पीछे वो जितने बड़े से बड़े विलन को डिफीट करता है, वो उतना बड़ा उसका हीरोइज्म हो जाता है। am I right or wrong? अगर आप शेर से लड़ते हैं और आप चूहे से लड़ते हैं, किसमें हीरोइज्म ज्यादा लगेगा आपको? ऑब्वियसली जो सुपीरियर, पब्लिक किसको कहेगी कि हाँ इसका हीरोइज्म ज्यादा है? जो सुपीरियर है। आप देखिए, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है, लेकिन एक जनरल एवरेज में बात कर रहा हूँ कि हीरो का हीरोइज्म उसके स्ट्रगल में छिपा होता है। स्ट्रगल आई मीन फ्रॉम डिफीटिंग द ऑब्स्टेकल्स, ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स। इफ यू ओवरकम द लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, यू विल बिकम अ बिग हीरो, राइट? बिल्कुल नहीं, देखिए तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ, अगर किस्मत ने आपको चुना है कि आपका एनएसडी ना हो, स्टिल यू कैन फाइट फॉर दैट। स्टिल आप अपना रास्ता खुद काट कर बनाते हैं। तो जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि मैं उन लोगों से बड़ा हो गया हूँ जो प्रशिक्षण लेकर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक लंगड़ा रेस जीत जाता है तो तालियां किस पे बजेंगी? ये लंगड़ा रेस कैसे जीत गया? बिल्कुल बिल्कुल। उसके आपके पास तो 2 पैर थे, बिल्कुल, मैं तो लंगड़ा था, मैं जीत गया अगर रेस, तो मैं कैसे जीत गया? वही कहानी हो जाती है, वो खरगोश और जो लोग कछुए की बात हो जाती है। जो खरगोश बहुत तेज दौड़ सकता है, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन कछुआ कैसे जीत गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? मे बी इट मे बी कंसिस्टेंसी, इट मे बी योर efforts, your instinct, I mean your willpower. बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरा भी मानना है ऐसा भैया कि आप अगर कंटिन्यू काम करते हैं और अपने आप में क्रिएटिव हैं आप, तो नो वन कैन बीट यू, क्योंकि हार्ड वर्क बीट एनी टैलेंट। Yes. और एक ही रास्ता है कि अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें तो आप मंजिल की ओर पहुंच ही जाएंगे। Yeah. कोई शॉर्टकट फिर उसका कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आपको कंटिन्यू काम करना होगा। Yes. क्या? अच्छा, अब ये बताइए, अब थोड़ी सी मैं कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, मैं दर्शकों हो सकता है कि अगर आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मैं इस बात को मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि ये प्रोसेस मतलब जो भी आर्टिस्ट होता है थिएटर का, वो इस प्रोसेस से होकर गुजरता ही गुजरता है। आपको थिएटर के दौरान जो फाइनेंशियल मतलब क्राइसिस झेले आपने, हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि थिएटर में पैसा है? और आपने जो पूरे भारतवर्ष में शो किया है, आपने पहले ही बताया, हाँ। तो आपने जिन नाट्य निर्देशकों के साथ काम किया, उनकी तो नाम तो मतलब नाम और पहुंच के बारे में क्या कहूँ, वो तो सब जग जाहिर है। तो आप ये बताएं कि क्या मतलब थिएटर से जो शो करते थे आप, उनमें आपको पैसे मिलते थे? देखिए, मैं एक सच्चा आदमी हूँ। हाँ, नहीं मैं गोल घुमा के बात करना चाहता हूं। मैंने इसलिए पूछा आपसे, हाँ। क्योंकि देखिए अभी का जो टाइम है, यूथ जो है थिएटर करना चाहता है। लोग कहते हैं कि अरे यार मैं रंगकर्मी हूँ, तो रंगकर्मी को क्या भूख नहीं लगती है? आप ये बताएं मुझे। लगती है। और वो मेहनत भी करता है बेचारा, और सीरियसली मैं बताऊं कि बहुत मेहनत करता है। और अगर उसकी मेहनत का मेहनताना अगर नहीं दिया जाए, सोचिए कि वो मतलब कैसी पीड़ा होगी। मैं उसकी जिक्र करना चाहता हूँ। और आपने अगर उस रास्ते पे काम किया है तो आप एकदम स्पष्ट बताएं, क्योंकि देखिए सिंपल सा फंडा है
कि मैं भी ओपन माइंडेड हूँ, आप जानते हैं कि मुझे खुलकर बोलना अच्छा लगता है और मैं ओपन बातें रखता हूँ। तो आप बताएं कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, वेयर इज प्रॉब्लम, और इसको कैसे सुधारा जा सकता है अगर प्रॉब्लम है तो, नहीं है तो फिर उस पर जिक्र करें कि आप युवाओं को कैसे मार्गदर्शन करें कि थिएटर में भी स्कोप है, पैसा है और अच्छा काम कर सकते हैं, और आपको बड़े निर्देशकों के साथ काम करने में कौन सी शर्त रखकर काम करनी चाहिए। क्योंकि देखिए अब मैं काम तो करूंगा, 2 साल 3 साल काम करूंगा, लेकिन अगर मुझे फिर वहां से अगर मेरे को सिक्योरिटी नहीं है, मैं सिक्योर नहीं हूँ आपके साथ काम करके, मुझे आपके साथ अर्निंग नहीं हो रही है, तो व्हाई शुड आई वर्क फॉर यू, है कि नहीं? एकदम क्लियर बात है, चाहे आप कितने बड़े भी नाट्य निर्देशक। चलिए मैं इसका जवाब फटाफट देता हूँ, दीजिए। बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली देता हूँ। मुझे पैसे नहीं मिलते थे। पैसे नहीं मिलते थे? नहीं, मुझे पैसे नहीं मिलते थे। पता नहीं क्यों मिलते थे, शायद मैं एलिजिबल नहीं हूँ इसलिए मुझे पैसे नहीं मिलते। और अच्छा। और लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट भी है कि बिना पैसों के काम करने के बावजूद भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें सीख ली जो लोग पैसे देकर के भी नहीं सीख पाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पे और सीखने के बाद उन्हीं सब चीजों को मैंने बॉम्बे में इस्तेमाल किया। बॉम्बे में इस्तेमाल करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे काम नहीं मिलेगा और मुझे वापस पटना आना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कॉलरशिप के कुछ पैसे लेकर मैं वहां गया था और वो पैसे खत्म होते होते मुझे काम मिलना शुरू हो गया। नहीं, आपने कहा कि मुझे पैसे नहीं दिए गए, हाँ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें मैंने सीखी थिएटर से और उन चीजों का मैंने इस्तेमाल वहाँ किया बॉम्बे में। वो कौन सी चीजें थी, आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। देखिए एक प्ले था राग रेपेट्री का, रागा का एक बहुत बढ़िया शो था जिसका नाम है जहाजी। हाँ। फेमस हुआ था ये। हाँ बहुत फेमस था, और ये हम लोगों ने इसका शो वर्ल्ड वाइड नहीं, इंडिया वाइड में किया, ऑल ओवर इंडिया में किया। तो उसमें क्या था कि हमारे बहुत he is one of the veteran theater actor. You know him very well. He is also a Bollywood actor. His name is Shubhra. हाँ, शुभ्रदा भी उस प्ले का हिस्सा हुआ करते थे, and he was in one of the major characters. He was playing one of the major characters. Suddenly something happened और उनको वो कैरेक्टर छोड़ना पड़ा, और मैं उसमें राग रेपेट्री में चाय पिलाया करता था सबको और बैठ करके सबके डायलॉग सुना करता था। और डायरेक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे सारे डायलॉग्स याद थे और सडनली शुभ्रदा ने छोड़ दिया, तो डायरेक्टर ने मुझे ऑफर कर दिया कि तुम्हें डायलॉग्स याद है और ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम एक बार मतलब कैरेक्टर को करके देखो, अगर अच्छा लगा तो फिर हम तुम्हें रखते हैं। अच्छा। तो ये मेरा मेरिट कर लीजिए, टैलेंट कर लीजिए, मैंने याद कर लिया था डायलॉग और उनको अच्छा लग गया। और प्ले जो है मैंने पूरे प्ले को में वो कैरेक्टर सक्सेसफुली प्ले किया एंड इट वाज गुड। फिर वही प्ले मैंने हर जगह किया, वही प्ले के डायलॉग्स मैं बॉम्बे में भी बोला करता था, उसी प्ले के डायलॉग्स बोल बोल के मुझे बहुत सारे रोल्स भी मिले, जैसे बाजीराव पेशवा, ससुराल सिमर का, शनिदेव, इन सब में मैंने उसी प्ले के डायलॉग्स बोले हैं। अच्छा। एक और बात बताऊंगा, जैसे कि आपने तो बॉम्बे की ओर रुख कर लिया और आपका सिक्का जो है चल पड़ा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो केवल रंगमंच करना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं। हाँ जी। तो उनके लिए मतलब वो क्या हो सकता है, कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए जो बच्चे सिर्फ रंगमंच करना चाहते हैं तो वो अपना लाइफ कैसे सिक्योर करें, क्योंकि मैं देखता हूँ मतलब मुझे ये लाइव अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये मैं क्या बोलूँ इस पर, पटना में ये हाल है कि गिने चुने मतलब 1-2 ऐसे लोग होंगे ना जो मतलब अपने एक्टर का ध्यान रखते हैं और उनको मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनके साथ खड़े होते हैं। यहाँ तक कि मैं बताऊं कि जो रेपेट्री है, ग्रांट है, इसमें भी मतलब गजब का करप्शन है, जितने बड़े नाम उतना बड़ा करप्शन। ये मैं ओपन चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आई एम करेंटली वर्किंग फॉर माई ओन थिएटर ग्रुप द रिवर। इससे पहले मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और मैं लगातार मतलब एफबी पे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, तो मैं जो पोस्ट पढ़ता हूँ बहुत ही पीड़ादायक पोस्ट होता है वो, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपका जो मालिक है, सचिव है, संस्थापक जो है वो आप पे ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ तक कि जो सरकार से दी गई राशि होती है उनमें उनको मेंटेनेंस चाहिए। अरे यार मेंटेनेंस क्यों चाहिए भाई?
मतलब ये तो फिर तानाशाही हो गई ना, आप अपने नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। फिर इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं इस बारे में भी आपसे राय जानना चाहता हूँ कि उन लोगों को मतलब आप बड़े नाम हैं, देश के बड़े नाम हैं, आप ग्रांट के पैसे से आप मतलब उसमें भी सेव कर लेते हैं, आप फेस्टिवल कराते हैं उस पैसे से भी सेविंग रखते हैं, आप बड़े बड़े जगहों पे फेस्टिवल कराते हैं उसमें भी आपकी भागीदारी रहती है। तो इसमें यूथ जो है वो अपने आप को एक मतलब भूकंप रोधी जो मकान होता है ना, गिर जाता है तो जो दबा हुआ ईंट है वो ऐसा प्रतीत करता है अपने आप को। वो कैसे बचे अपनी इस चीज पे आप बताइए। देखिए, पूरा हमारे भारत देश में करप्शन फैला हुआ है, हर क्षेत्र में करप्शन है। नहीं, मैं थिएटर करप्शन की बात कर रहा हूँ। वी आर आर्टिस्ट, वी ओनली टॉक अबाउट थिएटर करप्शन। अभी मैं थिएटर करप्शन की बात कर रहा हूँ, इससे कैसे उबरा जाए और इससे मतलब बचने के उपाय क्या है और ऐसा हो रहा है आपकी नजर में, मतलब सही क्या है? मेरी नजर में तो जो था मैंने ओपन बोल दिया। देखिए, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका सीधे शब्दों में ये जवाब है कि देखिए, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। मुझे पैसे की तंगी आ रही थी, मुझे बिल्कुल पैसे नहीं थे मेरे पास। वो तो गलती से मेरा शायद स्कॉलरशिप हो गया, ऊपर वाले को मंजूर था, मेरा हो गया और मुझे कुछ पैसे मिल गए। नहीं, क्या आप मानते हैं कि ये जो करप्शन मैंने बताया, हाँ, ये होते हैं, हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल करप्शन है, बिल्कुल करप्शन है। और ये जो मतलब जो नए लड़के हैं, हाँ, इनके पास ऑप्शन भी नहीं होता है। बिल्कुल, यूथ के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता चला कि आप देवीरतन सिंह इज अ वेरी फेमस थिएटर आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर। तो मैं इनके साथ काम करना मुझे सपना है और मैं इनके सीढ़ी बनाकर मैं काम करता हूँ। ये विचारधारा बनती है, प्लानिंग्स बनती है, जहाँ मेरा माइंड से जितना बता रहा है आपको, और मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ। लेकिन जो मैं मतलब देवीरतन सिंह जो है वो अपना देख रहे हो फायदा कितना है, फिर मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। मैं इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल वही चीज है कि मैं इस्तेमाल करता हूँ कि मैं सचिव हूँ, मैं आपका डायरेक्टर हूँ शो का, तो मैं आपको इस्तेमाल करता रहूंगा जब तक आप मतलब किसी काम के लायक नहीं बचे, बिल्कुल टूट ना जाए, आपका पूरा एज एक्सपायर ना हो जाए। बिल्कुल। तो वो चीजें, और दूसरी बात, वहाँ पे पैसे की थ्योरी चल रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि करप्शन है और बुरी तरह से करप्शन है। मैं इससे बचने के लिए मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ चला गया। देखिए, एक सेकंड, दर्शकों मैं जो बताना चाह रहा था कि एक अभिनेता जो है इतनी मेहनत के बाद मतलब करने के बाद अगर उसको उसका मेहनताना नहीं मिलता है तो वो रुख बदलता है, इधर उधर रुख अपने बदलता है। जैसा कि बड़े भाई देवीरतन सिंह ने बताया आपको कि इनको मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम कि इन्होंने लगा कि यार मैं एक तो फिर नाम भी नहीं कमा पा रहा हूँ, फेम भी नहीं है क्योंकि हमारे पास टैग नहीं है। अच्छा, एक और बात, टैग कितना प्रभावशाली होता है। जैसे कि अगर आपके पास एनएसडी का टैग और टी शर्ट पहने होते ना आप, तो जितने भी मतलब मंडली के लोग हैं ना, अरे तो नाट्य विद्यालय से कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है टैग का, मानते कि नहीं? आप फेस्टिवल में अपने नाटक लगाते रहिए, 10 सालों से लगाइए, लेकिन आपको नाटक में आपका फेस्टिवल लगेगा ही नहीं। लेकिन आप एनएसडी से पास आउट है तो आपका लग जाएगा। यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था। देखिए दोस्तों, मतलब मैं भारत में रहता हूँ और इस बात का मुझे गर्व है कि मैं भारतवासी हूँ, लेकिन यहाँ पे जो संस्कृति का माहौल है वो इतना गिरा हुआ है ना कि मतलब उठने में एक यूथ जो है बर्बाद हो जाता है, अपना लाइफ बर्बाद कर लेता है और उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है, कुछ भी नहीं होता है कि वो करे तो क्या करे। लेकिन एक बात और है, अगर आपके पास टैलेंट है ना, अब आपके पास रिसोर्सेज है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बड़े भाई ने अपनी बदौलत, अपने काम के बदौलत बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे हैं, बहुत सारे मूवी, बहुत सारे सीरियल्स में लगातार दिख रहे हैं। तो ये मिसालें हैं। तो इस पे आप धन्यवाद, कुछ और बताएं, आप बॉलीवुड की जर्नी बताएं और थिएटर की एक चीज बताएं। देखिए, थिएटर में जो करप्शन है वो ये बाहरी दुनिया की जो बातें हैं, मतलब बाहर में जो कुछ भी हो रहा है, ये सारे कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, फिर वो उसका डिफेंस करते हैं और फिर बातें बढ़ती है। तो इससे बेटर है कि वी शुड फोकस ऑन आवर वर्क। ओके, वी शुड गो इन द डायरेक्शन व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड फॉर आवर लाइफ। ओके, मैंने इसलिए एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैंने इसलिए पूछा कि अगर हम लोग किसी चीज से भागेंगे, जैसे कि हम लोग फोकस कर रहे हैं और हमने इस मुद्दा को नहीं उठाया, तो हमारे पीछे जो मतलब पीढ़ी आ रही है, जो हमसे छोटे हैं, वो भी कर रहे हैं काम,
तो फिर भी वो अगर कहें कि अरे यार हम फोकस करते हैं, क्यों लफड़ा में पड़ना, बड़े लोग हैं भाई इनको दबा देंगे, तो सब अगर ऐसा सोचेगा तो फिर मतलब ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जब हम लोग कोई जानवर को देखते हैं मारते हुए, हम दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो मुझे बहुत दर्द होता है। आजकल इंसानों में जो आवर हिस्ट्री इज एनिमल, आवर हिस्ट्री इज एनिमल एंड आवर फ्यूचर शुड बी डिवाइन। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि आजकल इतना इंसान क्रूर होता जा रहा है हर क्षेत्र में। मतलब खुद रहेंगे मस्ती में और आग लगे बस्ती में। मैं देखता हूँ यही फॉर्मूला है। बड़े बड़े नाम आप स्टेज पे देखोगे, उनकी बातें ना मैं सुनता हूँ लोगों को, तो लगेगा बाप रे बाप ये कमाल के इंसान है भाई। और उनके पीछे जो स्वीट पॉइजन जो है, मीठा जहर जो होता है, थोड़ा थोड़ा असर करता है, वो मतलब इन लोगों ने अपना तैयार कर लिया खाका। और इसके बीच में यूथ जो है इतना जबरदस्त पिसा हुआ है ना, वो निकल नहीं पा रहा है। और जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग अपना देखना है भाई, हमको सब चक्कर में नहीं पड़ना है, सब फंस जाएंगे, उस चक्कर में यूथ पड़ जाता है, फिर हमारे जो छोटे हैं वो पड़ जाएंगे, क्योंकि रास्ता ही उधर से है। क्या कीजिएगा, आप बंद हो जाए, रास्ते बंद हैं। बिल्कुल आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो डायरेक्टली यू कैन नॉट गो टू विस्लिंग वुड्स। पता नहीं क्या खेर के स्कूल में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ 4 लाख रुपए लगेंगे। तो लोग चाहते हैं कि हम थिएटर से शुरू करें। थिएटर में करप्शन है, थिएटर में एक्चुअली करप्शन हर जगह है सम्राट, करप्शन हर जगह है। यू हैव टू फाइट, यू विल हैव टू फाइट, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। जैसा कि आपने देखा कि अभी तक हम लोगों ने इतना विचार विमर्श किया कि जो करप्शन है इतना ज़्यादा है, उसके बावजूद मतलब कोई रास्ता नहीं है। हर सब मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये तो कहा गया है, लेकिन ये देखने को मिलता है अक्सर थिएटर आर्टिस्ट फील्ड में। ये तो आपको मतलब एक ही रास्ता है जो आपको निकाल सकता है, आपको हार्डवर्क और अपने रास्ते खुद बनाने हैं। क्योंकि अभी देखिए, अभी मैं जो हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे अगेंस्ट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सम्राट उपाध्याय को ना देवरतन सिंह को, बिकॉज अभी हमने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया है। और मैं इसको ऐसा एम्पायर बनाना चाहता हूँ द ड्रीमर को ना, जिसमें उस तरह के लोग अगर देखें ना तो उनकी खिड़कियां भी, मेरे एम्पायर की जो मतलब खिड़कियां भी होगी ना, उनके संस्था से ज्यादा चमकीला होगा। ऐसा मैं तैयार कर रहा हूँ इस बुनियाद को। और हमारे जैसे लोग जो हैं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं मेहनत करता हूँ, इसलिए मतलब फ्लो में बोल देता हूँ। चीजें ऐसी हैं भैया कि अगर एक साथ मेहनत करे, सब एक साथ आवाज उठाए, और अगर करप्शन हो रहा है ना तो डायरेक्ट वो लिख सकता है तो लिखे, अपना रिकॉर्ड करके उसको शेयर करे, तो मुझे लगता है कि रिड्यूस होगा ये चीजें। क्या मानते हैं? बिल्कुल ये चीजें रिड्यूस होंगी, बिल्कुल, और अच्छे से काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर आप कुछ भी बोलेंगे तो फिर आप देखिए अगेंस्ट में लोग आ जाएंगे। अगर आप कुछ बोलते हैं, किसी ग्रुप के खिलाफ बोलते हैं, तो लोग अगेंस्ट में आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं बोलेंगे, आप करप्शन को सहेंगे ना, तो फिर आप यू कांट ग्रो, आप बढ़ ही नहीं सकते हैं यार। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन बस ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं कि थिएटर में करप्शन है बहुत। और इससे जो है, जो न्यू कमर्स है, न्यू बीज को बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं भी कभी न्यू बीज था, अभी थिएटर छोड़ के मैं बॉलीवुड चला गया, बस इसीलिए क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे ही नहीं बचते थे। अब मेरे पास गाड़ी में इधर बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे? सही बात है। फिर तो कुछ तो हम अपना मनी का सोर्स देखेंगे ना। एक चीज मेरे पास इसका आइडिया है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। बताइए। जो भी लड़के नए आ रहे हैं, मतलब इस फील्ड में, थिएटर फील्ड में आ रहे हैं, अपनी एजुकेशन को वो स्ट्रॉन्ग करके आए। बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि आपको वो बचा सकता है। आप अगर कितने भी प्रॉब्लम में हो ना, यू कैन फाइट, आप उसको फाइट कर, ओवरकम कर सकते हो उसको, उसके साथ। एग्जैक्टली। देखिए मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुए, अब तो पता ही है, लेकिन मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं ना, क्योंकि मैं मतलब अलग अलग तरीके से दिमाग लगाता हूँ, काम करता हूँ। मेरा मंजिल एक है, सॉरी मेरी मंजिल एक है, डिक्शन का ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा माफ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग फ्लो में बात करते हुए थोड़ा सा ये करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यार वी शुड चेंज द टॉपिक एक्चुअली। बॉलीवुड के रास्ते बताइए आप। देखिए बेसिकली मैं जैसा कि आपने मुझे बताया था कि हम लोग लाइव आने वाले हैं, तो जो भी ड्रीमर्स के बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, लाइव सेशन देख रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि बस 3 ही टॉपिक पे बात हो। एक तो कि मेरी जर्नी क्या क्या रही, शायद उससे कुछ लड़कों को इंस्पिरेशन मिल जाए कि ऐसा भी रास्ता है। दूसरी बात कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कैसे मिलता है,
तो काम कैसे मिलता है ये बहुत कम लोगों को पता है। कास्टिंग कैसे होती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग। तो इसके बारे में मैं 2-3 चीज बताना चाहता हूँ, और इट इज जस्ट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर आई मीन परस्यूइंग द कोर्स इन ड्रीमर। ड्रीमर जो भी वर्कशॉप कंडक्ट कराती है या फिर जो भी वर्कशॉप करा चुकी है या कराने वाली है, उसमें मैंने ऐसा देखा है कि 441 या 42 आए थे, आई थिंक इतने स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं उस पे पेज पे। हाँ। और मतलब 50 लोगों की हमारी टीम है। ओके। मतलब बहुत सारे, अभी मैंने 2 वर्कशॉप भी किए, बहुत सारा फेस्टिवल भी किया, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी करवाया था। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो आपने इवन कि आप यंगस्टर्स को इनकरेज भी कर रहे हैं, यू शुड गो फॉर दैट। बिल्कुल। द ड्रीमर में एक बात बताना चाहूंगा, ये तारीफ नहीं है कि मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है, वो सीखना चाहते हैं। मैंने वर्कशॉप में बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया था। उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है और हम सीखना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है, मैं पैसे लगाता हूँ तुम्हारे बदले और तुम आकर सीखो, बट पंक्चुअल रहना केवल। तो उन लोगों ने आकर अपना मतलब कोर्स है वो किया और अच्छा काम कर रहे हैं। दैट इज वेरी नाइस, दैट इज वेरी नाइस। लेकिन थिएटर से हट के थोड़ा बात करें कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कैसे मिलता है। कोई भी नया लड़का, यहाँ बिहार से कितने लड़के गए हैं वहाँ पर, जो अंधेरी वेस्ट वर्सोवा में रहते हैं और काफी दिनों से रह रहे हैं, और वो बस हमेशा ऐसा कंप्लेन करते हैं कि बॉम्बे में मुझे काम नहीं मिलता, बॉम्बे सबको धारता नहीं है। तो मेरा मैं एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात सही है कि जो मुंबई नगरिया है ना, ये माया नगरी है, ये मामा मारीच का शहर है। मामा मारीच कौन थे? मामा मारीच वो थे ना जो हिरण के रूप में आए थे। अच्छा, मारीच वो। हाँ, सीता जी को दिग्भ्रमित किया उन्होंने। फिर सीता जी ने राम जी से कहा कि आप मुझे वो हिरण ला करके दीजिए। राम जी चले गए और इधर सीता जी को रावण दे मारा। तो वही मामा मारीच है, वो जो हिरण था वही मामा मारीच है। अच्छा। तो ये मामा मारीच जो है ये मायावी था, तो वो शहर भी बहुत मायावी है, ये उसी का शहर है। इस माया नगरी में आपको भी मायावी बनना पड़ेगा। तो ये जो मेरा बस इतना ही कहना है कि जो लोग भी यहाँ से जाते हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं। वो कौन सी तैयारी होनी चाहिए, उस पर थोड़ी बात करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या उसमें तैयारी की जरूरत है। सबसे पहले तो एक्टिंग एज अ क्राफ्ट। लोग एक्टिंग कितना अच्छा कर सकते हैं ये उनका क्राफ्ट है। लोग एक्टिंग एज ए क्राफ्ट अगर समझ भी लेते हैं, बहुत लोग तो नहीं भी समझते और डायरेक्टली हीरो बनने चले जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक्टिंग एज ए क्राफ्ट अगर आप बिल्कुल समझते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं क्या कि एक्टिंग में मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस क्या है एक्टिंग में? मतलब कि हाउ यू कैन सेल योरसेल्फ, मींस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एक्टर एंड अ प्रोफेशनल एक्टर। बिल्कुल मैं टेक्निकली बात आपको बता रहा हूँ कि एक गुड एक्टर और एक प्रोफेशनल एक्टर में व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। देखिए, जब भी आप अच्छे अभिनेता होते हैं तो आपका क्राफ्ट और बहुत अच्छा होता है, एक्टिंग क्राफ्ट बहुत अच्छा आप काम करते हैं, लेकिन यू डोंट नो अबाउट द मार्केट। मार्केट नॉलेज नहीं होता, आपको मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स को क्या चाहिए, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स का क्या रोल होता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको किसी भी आर्टिस्ट को क्यों चूज कर लेता है, क्या देखता है, ये सब उन लोगों को नहीं पता होता है। वो सिर्फ सेल्फी लेकर के और फोटो भेज देते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को। और आप यकीन मानिए कि कास्टिंग डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी भी ऐसे जो सेल्फी भेजने वाले लड़के हैं उनके प्रोफाइल को देखे भी, वो देखते भी नहीं, वो बस स्क्रॉल करते चले जाते हैं ऊपर, क्योंकि उनके नजर में बताया जा, मतलब उनके नजर में होता है कि कौन आर्टिस्ट हैं जो कि जेन्युइनली काम कर रहे हैं, उनको पता होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्टिंग एज ए क्राफ्ट क्या है और एक्टिंग एज ए बिजनेस क्या है। बहुत सारे स्कूल्स में भी बता दिया जाता है कि एक्टिंग ऐसे किया जाता है, एक्टिंग ऐसे किया जाता है, एक्टिंग में आपको बहुत अच्छा कर दिया जाता है। सो व्हाट, उसके बाद क्या, उसके बाद उसको पता नहीं होता है कि मुझे कहाँ जाना है। जबकि अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र की बात करें, जैसे कि आप एडवोकेट की बात कर लें, तो वो क्लैट कंपटीशन फेस करके किसी कॉलेज में दाखिला लेता है और प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप इंटर्न्स करते हुए उसको हाई कोर्ट पे प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाता है और फिर उसकी जॉब हो जाती है।
वो एक अर्निंग एडवोकेट बन जाता है। एक्टर्स में ऐसा नहीं है। एक्टर्स में क्या है कि वंस यू आर मास्टर विथ योर क्राफ्ट, अब मास्टर शब्द को मैं थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहूंगा कि मास्टर, इफ यू वांट टू बी द मास्टर ऑफ दिस आर्ट, you have to transcend the technique. Technique is important. Technique is very important, but you have to transcend the technique so that the craft comes from your subconscious mind. The craft should come from your subconscious. Now, what is this subconscious mind? ये subconscious mind है क्या? जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब भी हम लोग ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान सड़क पे होता है। सडनली हमें कॉल आ जाता है किसी का, मॉम का, डैड का, गर्लफ्रेंड का, कभी भी कॉल आ जाता है तो हमारा ध्यान वहां चला जाता है। तो आप मुझे बताइए कि फिर गाड़ी कौन चला रहा होता है? गाड़ी कौन चला रहा होता है? गाड़ी हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा होता है, जिसको बोलते हैं मसल मेमोरी। हमारे मसल्स को याद है, हमारे मसल्स को याद है कि कैसे ड्राइविंग करना है। वो एक इनवॉलंटरी एक्शन में चला जाता है। दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। हमें आर्ट भी वहीं से जनरेट करना चाहिए। मींस कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके अपने क्राफ्ट को इन्हांस करते हैं, देन यू शुड हैव लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको खुद को भूलना पड़ेगा, खुद को भूलना पड़ेगा। तो मैं ये बता रहा था कि जब कभी भी कोई न्यू कमर पटना रंगमंच से हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो बॉम्बे आता है, सबसे पहले वो उसको क्या करना चाहिए जिससे कि उसको काम मिल सके। अगर उसने पहले कुछ काम रखा है तो शोरील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। शोरील में भी नंबरिंग होती है। जैसे कि शोरील आपके रेंज को दर्शाता है, आप कितने अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स कर सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, आपका वाइड रेंज है। आपको इस चीज के लिए भी डायरेक्टर कास्ट कर सकता है, आपको इस चीज के लिए भी कास्ट किया जा सकता है, आपको इस चीज के लिए भी कास्ट किया जा सकता है। लेकिन जब ऑडिशन होता है तो ऑडिशन एक बहुत ही एक समझ लीजिए एक टेक्निक है। इट इज अ टूल ऑफ मार्केटिंग। हमारे क्राफ्ट, देखिए दो चीजें हैं, क्राफ्ट एंड बिजनेस। एज अ क्राफ्ट देयर आर मेनी टेक्निक्स। जितने भी ये लोग बोलते हैं कि एक्टिंग सिखाया नहीं जा सकता, कुछ लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, एक्टिंग सिखाया नहीं जा सकता, दीज ऑल थिंग्स आर बुलशिट। बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो मैं ये पूछता हूँ, मेरा उनसे ये सवाल है कि स्टैनिस्लावस्की, माइजनर, ली स्ट्रैसबर्ग, स्टेला, ये सारे जितने भी लोग थे, ये सब क्या उल्लू को पट्टे थे, गधे थे? इन लोगों ने अपना अपना टेक्निक दिया है। आई एक्सेप्ट दैट ऑल टेक्निक हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टैनिस्लावस्की टेक्निक। स्टैनिस्लावस्की टेक्निक इज द फादर ऑफ ऑल टेक्निक्स। तो लेकिन सारे टेक्निक्स में माइजनर टेक्निक इज द मोस्ट डिफरेंट वन। इज द मोस्ट डिफरेंट अप्रोच। एंड इसमें माइजनर बताते हैं कि हाउ कैन यू लिव ट्रूथफुली इन अ इमेजिनरी सर्कमस्टेंस। तो हम लोग ऑडिशन बनाते हैं, ऑडिशन पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम ऑडिशन किस चीज का बना रहे हैं। अपने आइडेंटिटी को समझ नहीं पाते। यू नो, आपकी हर इंसान की एक खासियत होती है, राइट? उसका कोई स्पेशलाइजेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां वो दक्ष दिखता है, या फिर मेहनत करके वो दक्ष बना सकता है खुद को उस पर्टिकुलर फील्ड में। उसी तरीके से कैरेक्टर्स में भी, व्हाट इज योर आइडेंटिटी? कैसे आप अपने कास्टिंग डायरेक्टर्स या कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, आई मीन द टैलेंट मैनेजर्स, उसके दिमाग में आप घुस सकते हैं कि इस रोल के लिए ये लड़का फिट बैठेगा, तो वो आपको कॉल करे। ऐसा कैसे होगा? तो कुल मिला के यही बात है कि एक्टिंग एज अ क्राफ्ट और एक्टिंग एज अ बिजनेस, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्टिंग एज अ क्राफ्ट क्या है, एक्टिंग एज अ बिजनेस क्या है। बिजनेस में कुछ टूल्स हैं, जैसे कि आपका ऑडिशन, आपका शोरील, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं बॉम्बे गया और जितने भी प्रोडक्शन हाउस थे सबका एक लिस्ट बना लिया। अच्छा। और मैं सारे प्रोडक्शन हाउस में गया, ईच एंड एवरी प्रोडक्शन हाउस। आई मीन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द
सीरियल प्रोडक्शन हाउस, टेलीविजन इंडस्ट्री। एक बात मैं जानना चाहूंगा, हाँ। आपको मतलब पहला ब्रेक इनटू इंडस्ट्री में एज अ सीरियल आर्टिस्ट कैसे मिला था वो काम, और कब मिला था? देखिए, मैं 2017 में वहाँ गया था। अच्छा। और मुझे याद है मेरा पहला प्रोजेक्ट जो है वो मुझे शनिदेव में मिला था। शनिदेव। शनिदेव। अच्छा। तो शनिदेव में कैसे मिला मुझे, मैं रैंडमली इधर उधर अपने फोटोज और अपना प्रोफाइल सब लोगों को सेंड कर रहा था और विजिट भी करता था। मतलब कि मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मैं अपना प्रोफाइल भी सेंड किया करता था और मैं हाउस टू हाउस लिस्ट बना करके उनको विजिट भी आपने दिखाया था मुझे प्रोडक्शन हाउस का एक लिस्ट है कि ये सब मैं टारगेट करता हूं। बिल्कुल। अच्छा। एक कांटेक्ट बुक भी है मेरे पास कि किस प्रोडक्शन हाउस में कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर बैठता है और उसके क्रिएटिव का नाम क्या है। यू नो, क्रिएटिव इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिव क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर आपके फोटोग्राफ को क्रिएटिव के पास भेजता है और क्रिएटिव डिसाइड करता है कि ये लड़का इस रोल के लिए फिट है या नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो भी लोग मतलब एक्टिंग करियर के लिए जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हाँ जी। तो उनको अपना एक पैमाना तय करना होता है, अपना एक पैरामीटर बनाना पड़ता है। Yes. कि मतलब आपके पास डाटा है कि नहीं, आप कहाँ विजिट करने जा रहे हो, और किस प्रोडक्शन हाउस कौन कौन से हैं, क्रू कौन से हैं, कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं, कास्टिंग डायरेक्टर को क्या होते हैं। Yes, yes, yes. ये सबको मतलब आपको टच करना होता है। जितने भी लड़के हैं वो सिस्टमेटिकली काम नहीं करते हैं। अच्छा। कुछ करते हैं। मैंने अपने रूममेट्स को भी देखा है, वो सारे एक्टर्स थे, वो कैसे काम कर रहे थे। वो रैंडमली 8 से 10 प्रोडक्शन हाउस वो लोग विजिट कर रहे हैं और वीकली वहां जा रहे हैं। और देयर आर मोर देन 600 प्रोडक्शन हाउस इन मुंबई। बिल्कुल। मोर देन 600 प्रोडक्शंस। तो आप सबको टच करते हैं, आप सबको जानते हैं पर्सनली। आप प्रोडक्शन हाउस जाते हैं, वहां आपको एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर भी मिलता है, वहां आपको एक कास्टिंग डायरेक्टर भी मिलता है और क्रिएटिव भी मिलता है। तो ईच एंड एवरी कास्टिंग डायरेक्टर शुड नो यू पर्सनली, ताकि उसको कुछ याद आए तो आपको कॉल करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही समस्या है, लोग उनको पर्सनल तौर पे जानते ही नहीं। तो कैसे आप उनसे टच बनाते हैं, कैसे आप उनको अप्रोच करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और शनिदेव में भी मैं गया था, तो मैं आपको उस दिन की घटना बताता हूँ। जब मुझे कॉल आया मिलने के लिए, तो मैं उनके पास जाने के बजाय रास्ते में एक वॉशरूम था, मैं वॉशरूम में घुस गया और वॉशरूम में घुस के मैंने अपना टचअप कर लिया। अच्छा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। राइट। Your first impression should be strong enough should be penetrate in his mind. Exactly. To penetrate in his mind. उन्होंने मुझे देखा, जैसे कि मैं यूजुअली बॉर्ड रहता हूँ। अच्छा। तो उनको लगा ऐसा कि ये लड़का मेरे एक कैरेक्टर के लिए फिट है। उन्होंने मुझे उस वक्त कुछ नहीं बोला। एंड द वेरी नेक्स्ट डे he called me at night. It was 12 o'clock. midnight. Okay. और मेरी सुबह कास्टिंग हो गई, मेरी लिए गाड़ी आ गई, मैं चला गया। वहां से मेरा जर्नी शुरू हो गया, मुझे पता चल गया काम कैसे मिल रहा है। तब मैंने क्या किया कि मैंने एक कॉन्टैक्ट बुक बनाया और उस कॉन्टैक्ट बुक में सारे प्रोडक्शन हाउस, सीरियल के अलग, मूवीज के अलग, एड के अलग, एड की भी प्रोडक्शन एजेंसी वर्किंग देयर। नो, एजेंसी इज डिफरेंट, प्रोडक्शन इज डिफरेंट। नहीं बहुत डिफरेंट। हाँ, आई नो। कास्टिंग एजेंसी इज डिफरेंट। बिल्कुल। मुकेश छाबड़ा जो है, इनका एक बहुत बड़ा कास्टिंग कंपनी है। सबका अलग अलग फॉर्म है। हाँ। जो अलग अलग लोग के साथ काम करके कास्टिंग करते हैं। जैसे कि एड एजेंसी है जो एड बनाती है, मुकेश छाबड़ा जिनका ग्रुप है वो सिर्फ फिल्म की कास्टिंग करते हैं। ऐसे उनका अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल। और मुकेश छाबड़ा कंपनी में ऐसे बहुत सारी मतलब मोर देन 40 yearly on an annual basis, more than 40 films की वहाँ कास्टिंग होती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। अच्छा, अभी किसी को पता ही नहीं चलता है। कितने एक्टर्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि इसकी कास्टिंग कौन कर रहा है। तो अगर आप जानेंगे तभी तो कि इसकी कास्टिंग कौन कर रहा है, इसकी कास्टिंग कहाँ हो रहा है, इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। किस प्रोडक्शन का वर्क है, इसकी कास्टिंग कौन कर रहा है, उसका ऑफिस कहाँ है। तो ऐसे ऑफिस दर ऑफिस
आपको हर जगह जाना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ती है, ऑडिशंस देने पड़ते हैं। ओके, अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, बिल्कुल, और उस तैयारी के अनुसार आपको विजिट करना पड़ता है ऑफिस बाय ऑफिस, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप लिमिटेड, आपके पास स्कोप है कि आपके पास लिमिटेड लोग को जानते हैं, आप छोटे शहर से होते हैं तो आपको जान पहचान लॉबी बहुत छोटी होती है, बिल्कुल, तो आपको जाकर वहाँ पे बनानी पड़ती है। और जैसा मैं दिव्यरतन भैया के साथ बात कर रहा हूँ, तो इनके बात करने से मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो रही है कि वहाँ पे सबसे पहले आपको एक प्लानिंग के थ्रू चलना होता है। और एक ही चीज़ मैं कहूँगा, अभी भी जो भी देख रहे हैं लोग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इफ़ यू ड्रीम समथिंग यू कैन अचीव समथिंग। अगर आप चाहते हैं ना तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो यार। अभी टीवीएफ की बात कर रहा हूँ मैं, और बदकिस्मती से हम दोनों इंजीनियर ही हैं, और टीवीएफ के जो फाउंडर हैं वो भी इंजीनियर हैं। और बता दूं कि उन्होंने स्टार्ट एज ए यूट्यूब चैनल किया था, और शायद मैंने कहीं पढ़ा था, अभी यूट्यूब से ही पढ़ा था, उनका ब्लॉग देखा था मैंने कि 270 करोड़ की कंपनी उन्होंने खड़ा कर लिया। पंचायत अभी जो भी वेब सीरीज आई, तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है दोस्त, जो भी लोग देख रहे हैं। आपको प्लानिंग के अनुसार उसको पकड़ना पड़ेगा, और मेहनत इतनी मतलब तेजी से करनी है आपको ना कि आपको टाइम भी देखना है, क्योंकि अब स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली गेम नहीं है, अब फास्ट एंड स्टडी विन द रेस वाली क्या स्मार्ट वर्क नीड्स। और अब क्या बताएंगे आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और अभी पिछले जो प्रोजेक्ट्स थे वो कौन कौन थे, थोड़ा सा इस बारे में जिक्र हो जाए तो। देखिए, पिछला प्रोजेक्ट जो मैंने किया अभी रिसेंटली, वो दरबार था। दरबार में मुझे 102 दिनों का मैंने शूट किया, और पूरी मूवी में हूँ एज अ सपोर्टिंग रोल। और देखिए, मैं एज अ जूनियर आर्टिस्ट गया था, लेकिन जब A.R. मुरुगदास के डायरेक्टर हैं, जब मुरुगदास सर ने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को यहाँ से उठा के तुम A टीम में डालो, आई मीन हीरो टीम। हीरो की एक टीम है, हीरो आई मीन सुपरस्टार रजनीकांत। तो उनकी एक टीम है जिसमें कि 5-6 लोग हैं। उस 5-6 लोगों से एक मैं भी हो गया, तो मुझे मेरी कंटिन्यूटी लग गई। और फिर करीबन 102 दिन शूट करने के बाद फिर मैं पटना गया। अभी आने वाली कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि महाभारत है, जो कि बहुत बिग बजट मूवी है, आमिर खान प्रोडक्शन। अच्छा, आमिर खान प्रोडक्शन। यस, आमिर आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है। या अच्छा, एक और बता रहे थे कि आप शायद इमरान हाशमी के साथ भी कुछ आने वाले हैं। हाँ जी, चेहरा। अच्छा, उसमें आपका कैरेक्टर कौन सा है? देखिए, कैरेक्टर अभी फाइनलाइज नहीं हो पाया है, लेकिन बात चल रही है। अच्छा। हाँ, अभी वो लोग डिस्क्लोज नहीं किए हैं कि क्या आपका कैरेक्टर है, लेकिन आपको मतलब ऐसा है कि आप उसमें फाइनलाइज हो जाए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप किस रास्ते की ओर चलना चाहिए उनको, कि वो जो अपनी मंजिल की ओर जल्दी आगे बढ़ते जाएं? क्या देखिए, पहले मैसेज देने से पहले मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि जब भी आप बॉम्बे जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि बॉम्बे में रहना और खाना अगर आप कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो समझिए कि आधा जंग आप जीत गए। काम फिर आपको मिलेगा, काम तो मिलेगा ही। वहाँ 800 प्रोडक्शन हाउस है, 800 प्रोडक्शन हाउस में अगर आप विजिट करते हैं, आप प्रॉपर्ली फाइल मेंटेन करते हैं कि किस प्रोडक्शन का कौन है कास्टिंग डायरेक्टर, कौन है कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, कॉन है क्रिएटिव, तो आपको काम कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा। आप लगता है एक्साइटेड हो रहे हैं थोड़ा? नहीं, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी। लेकिन काम मिलना तय होता है अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो। लेकिन इस बीच में आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो गड़बड़ा जाती है कभी कभी, तो मेरी भी गड़बड़ा जाती है। तो इसके लिए मैंने सोचा था कि मैं कैटरिंग करूंगा। मैंने सोचा था कि मैं एक कैटरिंग करूंगा या कहीं बियर बार वगैरह में जा करके वेटर का काम करूंगा, ऐसे मैंने तय कर लिया था। और मैं दोस्तों बता देता हूँ, अभी जितने भी लोग लाइव हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मैं जोमेटो में भी काम कर चुका हूँ। जोमेटो। अच्छा, वो क्या जो खाना पहुंचाता है, डिलीवरी बॉय। तो जोमेटो में मैंने काम इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। अच्छा, कोई बात नहीं, ये So सब it was a hard time. it was hard time for you। देखिए,
मेरा मानना है भैया कि सबसे पहले चीज़ है कि जो लोग जो है यहाँ से जाते हैं, मूव ऑन करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ जाएं, प्लस में अपने एजुकेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल, क्योंकि वो रहेगा तब आपका इफेक्ट जो है वो देर तक रहेगा क्या, बिल्कुल, और आप कहीं टिक पाएंगे क्या। बिल्कुल। इस एजुकेशन के साथ साथ आपका स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए। प्लानिंग बहुत स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मालूम है, अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग बोलते हैं क्या कि अभी तो नया लड़का है और टीआरपी पाने के लिए कुछ भी लिख देता है। टीआरपी पाने के लिए कुछ भी, एक बात बताओ, ना मुझे एनएसडी जाना है, ना मुझे एफटीआई जाना है, किस बात की टीआरपी पाऊंगा यार। ऐसा होता है जनरली। देखो, आपको चीजों को अवॉइड करके आगे बढ़ना है, तो मैं सीरियसली, मैं उन लोगों का इतना होने के बावजूद भी मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं कंटिन्यू लिखता हूँ और कंटिन्यू काम करता हूँ चीजों को, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे रास्ते कहाँ जाकर मिलने वाले हैं। ये तो जरिया है, वो महल कहीं और है मेरे भाई क्या। तो एक आपने जो बात कही वो सिमिलर मैच करती है मेरी बातों से, क्योंकि प्लानिंग के साथ काम करना बहुत जरूरी है अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो। राइट। क्योंकि थिएटर की जो आपने बात कही करप्शन की, वो तो खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या बोलूं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी वैसे ही है क्या? अभिषेक चौहान ने कुछ लिखा है। अभिषेक चौहान, गॉट इट ब्रो, यो ब्रदर, फेमस राइटर। अरे आई लव दिस गाय अभिषेक चौहान, इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। मैंने इनके साथ बहुत सारा प्ले भी किया है, बहुत सारा प्ले नहीं किया, अक्करमाशी किया है। हाँ, आई नो हिम वेरी वेल, ही इज अ वेरी गुड गाय, वेरी हेल्पिंग नेचर। लेखन भी इनका बहुत बिल्कुल अच्छा है। यस। और अभी देखिए बहुत सारे लोगों ने कहा, और सोनिया रॉय ने भी कुछ लिखा है, दिव्यरतन सिंह इज एन इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच सोनिया रॉय, वेरी थैंकफुल टू यू। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है यहाँ पे कि लोग जो है ना कि थोड़ी दूर मंजिल तय करते हैं और रास्ते में बोलते हैं कि अब मुझसे नहीं होता है, बैक टू वर्क, और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा या मैं थक चुका हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप रास्ते पे चलेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आप एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल आप ठीक है, क्योंकि बुलाया तो मैं भैया को ही था और इनका ही सेशन है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है कि मुझे याद आ जाता है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, तो इनकी इजाजत से मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि आप देखते हैं स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, मतलब वो भोजन की तलाश में देखते हैं, तो यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, वहाँ पे जा रहा है, और वो सुबह उनका कोई मालिक नहीं होता है, स्ट्रीट डॉग का कोई मालिक नहीं होता है, और वो शाम तक भर पेट खाना खाकर सो जाता है। तो भाई वो स्ट्रीट डॉग है और हम इंसान हैं, तो हमें कुछ डिफरेंस होनी चाहिए। हमारी भूख है वो और तेज है, तो हमारी काम करने की जो कैपेसिटी है वो और तेज होनी चाहिए, तो हम जल्दी अचीव करेंगे। आप सीखिए, उस एनिमल से सीखिए कि वो जंगली होने के बावजूद भी वो सब खाकर आराम से सो जाता है, और हम लोग एक्सक्यूज देते हैं कि अरे यार बॉम्बे मेरे को रास नहीं आया, ये यहाँ नहीं आया, मैं कर नहीं सकता हूँ। क्रिएट योर ओन एम्पायर, प्लानिंग्स कीजिए, आप वर्क कीजिए उस पर, आप उसको पकड़िए चीज़ों को, प्लानिंग्स करेंगे ना आप, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ, चाहे वो कोई भी पाथ हो, लेखन हो, डायरेक्शन हो, लाइटिंग हो, डिजाइनिंग हो, एवरीथिंग, लगातार नॉन स्टॉप आप परफॉर्मेंस दीजिए क्या। राइट। और भैया आप जो द ड्रीमर के जो यूथ हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और अभी जो द ड्रीमर से आपने लगातार प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखाता रहता हूँ जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए द ड्रीमर बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा नहीं ना कि मैं बोल दिया तो आप मेरी तारीफ कीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ ही नहीं, इसकी ही उम्मीद रहती है मुझे, मैं ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो द ड्रीमर अच्छा काम कर रही है। मैंने देखा है कि वो जब बाढ़ आया था उसमें भी आप लोगों ने जाकर के पूरी ड्रीमर की जो टीम थी बाहर जाकर के लोगों को हेल्प कर रही थी, पता है उसकी खाना पहुंचा रही थी। उसमें बता रहा हूँ वाकया ऐसा हुआ था कि मेरे पास शायद 300 या 400 रुपए थे, क्योंकि मेरे पास आई मीन स्टार्टअप है मेरा, तो मेरे पास कोई स्पॉन्सर भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है मुझे, और फैक्ट्री तो है नहीं और ना ही भी कुछ ऐसा बना है, तो मेरे पास थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास 300 या 500 रुपए हैं और मैं मदद करने जाऊं कि नहीं जाऊं, तो मेरा मानना है कि अगर मैं एक इंडिविजुअल 300 देता है
तो मेरे से देखकर, मेरे पोस्टिंग का मतलब ये नहीं होता है ना कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ। प्रमोट करने के मेरे पास 50 रास्ते हैं, आई हैव मेनी वेज। लेकिन मैं सोचा कि मैं अपनी टीम के साथ जाकर, मैंने बिस्किट होता है ना वो इसको बोलते हैं क्या, सूखा बिस्किट ड्राई, तो वो मैंने लिया, मतलब केजी के हिसाब से मिलता है वो, शायद मैंने 8 या 10 केजी लिया था। और पानी में जाके हम लोग मतलब प्रवेश करके पूरी टीम के साथ कंकड़वाल का एरिया जो है उसको हमने कवर किया, और झोपड़ी में जो बच्चे थे उनको मैंने खिलाया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। और ऐसा है कि तो देख के अगर 2 लोग आते हैं तो फिर बहुत सारे लोग जो है भूखे नहीं मरेंगे और वो बच जाएंगे। हो सकता है कि कितने दिनों से भूखे हो, क्या मालूम। तो इन चीज़ों को लेकर द ड्रीमर हमेशा एक्टिव रहती है, चाहे वो कल्चर प्रोग्राम हो, एक्टिविटीज हो, फिल्म मेकिंग हो। अभी लगातार कुछ प्रोजेक्ट्स है, एक्टिंग स्कूल भी लॉन्च कर रहा हूँ, आपको बताया आपको मैंने दिखाया पैटर्न। सुब्रता भी है उसमें, मास्टर क्लास में आएंगे, कमल लश्कर है, पहले भी आ चुके हैं। हाँ सुब्रता पहले भी आए हुए हैं। मैं बहुत सारे लोगों की मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ जो मतलब पूरे हिंदुस्तान में काम करेगी। फिलहाल पटना से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। वेरी नाइस। और चाहते हैं कि आपका जो सहयोग है, आप जो मेंटर ग्रुप है, हमेशा जो भी मेरे बेस्ट हैं पटना की टीम, चाहे वो लेखन का हो, डायरेक्शन हो, राइटिंग हो, मैं उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करूंगा ही। और ऐसा नहीं है, फ्री नहीं, पेमेंट पे उनको दूंगा प्रॉपर, और उनका काम होगा। बिल्कुल, मैं ड्रीमर के साथ हूँ, और जब भी कभी एज ए मेंटर आपको जरूरत पड़ती है आप मुझे याद कीजिए, मैं आ जाऊँगा। और अभी तो बस मैंने एक्टिंग एज ए क्राफ्ट, एक्टिंग एज ए बिजनेस ऊपर पर बता दिया, लेकिन एक्टिंग एज ए बिजनेस में क्या क्या टूल्स हैं, आप कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग से हम लोग सेशन रखेंगे। बिल्कुल, है ना। अच्छा, एक और बात कि आपने जो बताया अभी कि एक्टिंग के लिए जो वहाँ पे शो करना पड़ता है, तो ऑडिशन बनाने पड़ते हैं, राइट। तो ऑडिशन बनाने के लिए जो टेक्निक चाहिए, जो आप उसको शो करते हैं, और बच्चों का ऑडिशन वहाँ पे सेलेक्ट नहीं होता है कि कहीं भी आप खड़े हो गए मोबाइल से, हेलो मेरा नाम ये है और मैं ऐसे से हूँ, और नाटक का डायलॉग बोल दिए। अगर आप उसको प्रॉपर करेंगे तो लोग आपको देखेगा। बिल्कुल, आई मीन आई विल टेल यू द प्रोफेशनल वे हाउ टू मेक ऑडिशन, हाउ टू हाउ टू गो फॉर ऑडिशन, एंड हाउ टू क्रिएट योर शो रील, और हाउ टू क्रिएट योर कॉन्टैक्ट बुक। उसमें किन किन लोगों का नाम होना चाहिए। अच्छा, कैसे आपको अप्रोच पटना में कब तक है आप? मैं लॉकडाउन के बाद चला जाऊंगा। लॉकडाउन के बाद मतलब फिर भी आप 1 सप्ताह रहेंगे, 10 दिन तक रहेंगे वहाँ? देखिए, बॉम्बे में काफी ज्यादा कोरोना पेशेंट्स हो गए थे, वहाँ पे ज्यादा फैल गया था कोरोना, इसकी वजह से वहाँ पे अभी जितना भी काम है सब स्थगित है। इसके बावजूद भी मैंने ऐसा प्लान कर रखा, मैं लगातार वहाँ लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ कि क्या स्थिति है, क्या है, तो मैं पूछ रहा हूँ। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है 5.0, अभी तो लॉकडाउन 5.0 चल रहा है, ये जैसे ही खत्म होता है मैं बॉम्बे की तरफ रवाना हो जाऊंगा। अच्छा, इसके बीच में अगर जो मतलब इस द ड्रीमर से जुड़े हुए लोग हैं जी, या इस पेज को जो फॉलो कर रहे लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि ऑडिशन को आप गाइड करें, कैसे स्टोरी बनाते हैं, कैसे पोर्टफोलियो उनको भेजा जाता है और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री को, तो क्या आप गाइड करना चाहेंगे उन लोग? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ऑडिशन इज अ वेरी शार्प टेक्निक। यही आपको 4 दिन के लिए काम मिल गया, उसके बाद फिर आप घर बैठ जाते हैं। फिर क्या, फिर आपको एक नया ऑडिशन देना है और वहां पे आपको खुद को सिलेक्ट करवाना है, खुद को बेचना है। बिल्कुल। तो कैसे ऑडिशन बनाए जो वो बिके? ऑडिशन किस लिए बनाया जाता है? आपकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को दिखाने के लिए ऑडिशन बनाया जाता है। अच्छा, और शो रील जो है आपके वाइड रेंज को दिखाता है। अच्छा, अगर कोई मतलब पटना के कोई आर्टिस्ट होंगे या द ड्रीमर का कोई बच्चा है, अगर वो चाहता है कि ऑडिशन बनाए, तो क्या आपसे वो कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, यहाँ मेरे पास स्पेस है, मेरे पास लाइट है, मेरे पास कर्टन है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर एंड आई एम आल्सो अवेलेबल हियर मैन। अच्छा, दोस्तों, एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि मतलब बड़े भाई दिव्यतन सिंह जो हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग ऑडिशन बनाना चाहते हैं, शो रील बनाना चाहते हैं, वो अभी जितना दिन ये पटना में हैं, अभी लॉकडाउन खत्म हो गया, इनकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो जब तक है वो बना सकते हैं, इनसे गाइड ले सकते हैं, इनके पास आके वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर सकते हैं
और ये हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये मैं क्या बोलूँ आपको, थैंक्स लॉट भैया कि आपने मतलब द ड्रीमर के लिए इतना सोचा थैंक यू। और आपने मतलब कहा कि उन लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि ये सब स्टेप है। इन्होंने एक मतलब प्रोमो बनाया था कल, द जर्नी ऑफ 1000 विल स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, और ऑडिशन इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टू ब्रेक इनटू इंडस्ट्री, राइट? यस। वो पहला स्टेप होता है जो आप ब्रेक इनटू करते हैं इंडस्ट्री में, ऑडिशन क्लिप और शोरील। ऑडिशन क्लिप और शोरील जो है आपको दिखाना पड़ता है। देखिए, शोरील बिगिनर्स के लिए नहीं है। हाँ, नहीं शोरील उन लोगों के लिए है जो थोड़ा- लोग कुछ काम कर चुके हैं। और शोरील बनाने का भी बहुत खास तरीका है, जो कि मैं अभी काफी गर्मी है और काफी टाइम भी लगेगा उसमें, इस वास्ट सब्जेक्ट। ऑडिशन तो करा सकते हैं, ऑडिशन तो बता हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। बिल्कुल, तो ये तो अच्छी चीज होगी फिर ड्रीमर्स के फॉलोअर्स के लिए कि आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे आप सुझाव ले सकते हैं कि आप कैसे ब्रेक इनटू करें इंडस्ट्री में। और मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, सिंपल सा फंडा है, नो शॉर्टकट की। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, आपको अपने दम पर आपको इंडस्ट्री में जगह बनानी है। और एक ही चीज कहूंगा कि आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें और आप वेज बनाएं अपने रास्ते में। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ड्रीमर्स के बच्चों को मैसेज देना चाहूंगा। आजकल फिलोसफी लोग देकर के चले जाते हैं, अच्छा। समझाते नहीं कि उनको करना क्या है। मैं आपको बताता हूँ, एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि जिस पैटर्न पे मैं चलता हूँ। जो लोग भी मुझे अभी लाइव देख रहे हैं वो सारे लोग इस चीज को नोट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो कि जनरेटर है। आई मीन इट विल जनरेट योर वर्क। राइट। जैसे कि कोई भी गाड़ी है, इमेजिन कीजिए कोई गाड़ी है, वो कैसे चलती है? फ्यूल पे चलती है, फ्यूल। तो गाड़ी में फ्यूल, आप जैसे आप इमेजिन कीजिए एक ट्रेन को, एक ट्रेन इमेजिन कीजिए। ट्रेन में हम फ्यूल डालते हैं, चाहे वो कोयला से चले, इलेक्ट्रिसिटी से चले, एक फ्यूल होता है। फ्यूल इज योर डिजायर। जिस दिन आपका डिजायर खत्म हो गया, आपकी गाड़ी की तेल खत्म हो गई, ये तो सब और आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। बिल्कुल। यू एग्री विथ मी? Agree. सेकेंड पॉइंट, योर बॉडी। बीच रास्ते में चलते चलते इंजन ही खराब हो गया, अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज हो गया, अगर आप बेड पे गिर गए, अगर आप बीमार पड़ गए, अगर आपको टाइफाइड हो गया, आपको कुछ भी हो गया, तो आपकी बॉडी खराब हो गई। फिर आप जर्नी तक नहीं, अपनी जर्नी को ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स बॉडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टर्स। बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बॉडी इज द टूल। यस, जैसे चित्रकार के लिए उसका टूल होता है पेन ब्रश एंड वो जो बोर्ड होता है, उसी तरह एक्टर के लिए क्या है टूल? एक्टर के लिए टूल है वो खुद, ही हिमसेल्फ इज द टूल। तो उसके बॉडी को, उसको हेल्दी रखना है। सो हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और तीसरा पॉइंट है कि मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, आपको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। आप समझ गए ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? बॉम्बे में बहुत तरीके से काम होता है, मैं इनडायरेक्टली वे में समझा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम अभी ज़्यादा नहीं है। और देखिए, मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, ये आप अपने इंटेलेक्ट, अपनी सद्बुद्धि से चुनाव करेंगे। बिल्कुल। दिस इज नंबर 3। एंड नंबर 4, अगर आपने सबसे अच्छा रास्ता, सबसे जो आपके लिए फेवरेबल है और मेहनत वाला रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है, दैट इज नॉट शॉर्टकट, वो आपने चूज कर लिया, उस रास्ते पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बहुत सारे मिलेंगे आपको चलते हुए, तो आप जिसमें ज्यादा टॉलरेंस होगी, जिसमें ज्यादा सहने की शक्ति होगी, वो आगे निकल जाएगा। बिल्कुल। आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें अड़चन आएगी ही आएगी, कोई भी अगर अड़चन आती है, आप अड़चन को ओवरकम करके अपनी मंजिल तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, ज्यादा क्षमता रखते हैं बनिस्पत की कोई और व्यक्ति, यू आर द सक्सेसफुल गाय। बिल्कुल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। यही 4 बेसिक फंडामेंटल थिंग्स हैं, योर डिजायर, योर बॉडी, योर वे, व्हाट वे यू आर चूजिंग। आपने रास्ता क्या अख्तियार किया अपने मंजिल तक पहुंचने का। कुछ लोग चीट करके भी पहुंचना चाहते हैं, दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर योर करियर। बिल्कुल। चीटिंग। एंड द लास्ट थिंग इज टॉलरेंस, दैट इज द पावर ऑफ मास। आई मीन द टॉलरेंस, सहन शक्ति। तो इसी के साथ आज का ये सेशन मैं
खत्म करना चाहूँगा। अगर नेक्स्ट सेशन के लिए द ड्रीमर मुझे बुलाती है तो मैं बिल्कुल शौक से आऊँगा। सम्राट उपाध्याय, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और जो भी लड़के देख रहे हैं उन लोगों ने जो भी मेरे जर्नी से, बिट्टू ने कुछ लिखा है, एक बहुत ही मेहनती लड़का है। थैंक यू भैया फॉर गिविंग मी बेनिफिशियल सेशंस फॉर मी, थैंक यू सो मच बिट्टू। बिट्टू बहुत ही मेहनती है और लगातार वो मेहनत करता है, खुद से वो प्रैक्टिस करता है। तो अगर मुझे ड्रीमर फिर से इनवाइट करती है, अगर मुझे बुलाती है, तो मैं अगले सेशन में आपको कास्टिंग्स के सीक्रेट्स बताऊंगा, सीक्रेट्स ऑफ कास्टिंग। जरूर द ड्रीमर हमेशा आपका इंतजार करती रहेगी और जब भी मुझे मौका मिलेगा और आपके पास टाइम होगा तो मैं जरूर चाहूँगा कि आप सेशन द ड्रीमर को दें टाइम अपना। बहुत शुक्रिया। और लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। मैं आपसे कुछ अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि जो मतलब मेरे अकेले से तो नहीं होगा ये, लेकिन अगर सभी मतलब मेरे जैसे जो काम करने वाले हैं सब एक साथ अगर कंजुगेट होकर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि जो क्राइसिस है ना वो ओवरकम किया जा सकता है थोड़ी बहुत। क्या? ओके। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास गांव से आया लड़का है, एक्टिंग सीखना चाहता है, पैसे नहीं है, मॉडलिंग करना चाहता है, पैसे नहीं है, तो द ड्रीमर कुछ प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है जिसमें उन बच्चों के लिए, सिर्फ उन बच्चों के लिए कुछ टेस्ट हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, कुछ टेस्ट है जो उसको पास करने पड़ेंगे। मतलब जनरल एबिलिटीज टाइप का टेस्ट है, आपकी बॉडी पर्सनालिटी से रिलेटेड, जो कि कॉमन सेंस की आप सच में एक्टर बनने लायक हैं या आपके पास वो कैपेबिलिटीज है कि नहीं है, आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। तो ऐसा हमारा कुछ प्रोजेक्ट है हर विधा में, सिर्फ नॉट एक्टिंग, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, सब में, दोनों में काम करेंगे। और भी बहुत सारे लोगों के साथ अभी मतलब कोलैबोरेशन मतलब किया मैंने, जो आपको लॉकडाउन के बाद दिखेंगे काम को बेहतर, और फिर मुंबई में भी मिलेंगे आपसे। बस बहुत अच्छी बात है। आपके ये जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। लगातार काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चमकते रहिए सूरज की तरह। थैंक यू भैया। अब थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी अवेयर ऑफ कोरोना। बिल्कुल। और गाइस मेंटेन सोशल डिस्टेंस। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। बी पॉजिटिव बट डोंट कोरोना पॉजिटिव। ओके, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर। एक और बात, एक और बैठिए। और आज हमारे सेशन को जो मतलब हमारे सेशन को अरेंज करने में मदद कर रहे हैं, मैं उनसे भी मिलाना चाहूंगा। हमारे बीच हैं सुमित सिंह राठौड़, जो द ड्रीमर टीम में मैनेजमेंट को देखते हैं। आइए सुमित जी, आइए आप बैठिए, पहले बैठिए, आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाय, हेलो। जरूरी नहीं है कि टीम का लीड हमेशा खड़ा रहे, बैठ कर भी काम होता है धरती पे। बहुत तो अच्छा। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सुमित सिंह राठौड़ है और ये बहुत अच्छे राइटर हैं, लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और इनकी कविताएं जो है पब्लिश होती हैं बुक्स में। तो वे कुछ इनके शॉर्ट फिल्म, कुछ प्रोजेक्ट, वेब सीरीज जो है वो आने वाली है। तो ये साथ में हमारे साथ द ड्रीमर के साथ काम करते हैं, तो मैंने सोचा कि इनको भी इंक्लूड करें। दो शब्द हम भी बोलना चाहेंगे। बिल्कुल बोलिए। रुक जाओ नहीं, हार मानो नहीं, रुक जाओ नहीं, हार मानो नहीं, अभी तो चलना प्रारंभ किया है। पथ पर कांटे हैं हजार, पथ पर कांटे हैं हजार, घबरा कर तू मत छोड़ना, तू अकेला पथ पर बढ़ता जा, तू अकेला पथ पर बढ़ता जा। हवाएं तुम्हें झकझोरेगी, पर तुम अकेला पथ पर बढ़ता जा। क्या बात है, बहुत अच्छे। और इनकी कविताएं कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये पूरा सेशन कैसा लगा, हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हो, माफ कीजिएगा, क्योंकि इंसान हो, रोबोट मशीन नहीं हो। और सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दें, पूरा सेशन देखें और नेक्स्ट सेशन जो है जरूर हम लेकर आएंगे आपके लिए। और जो ऑडिशन बनाने की जो प्रक्रिया है जिससे आप इंडस्ट्री में ब्रेक इनटू करते हैं, अभी बड़े भाई दिव्यरतन सिंह जो हैं वो हैं अभी पटना में, तो आप उनसे सहयोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया। जो भी लोग देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर। बाय बाय।